हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक डाइपोल मोमेंट। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने कूलाम फोर्स देखा। कूलाम फोर्स के बाद क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखी, है ना। डिफरेंट टाइप के कंडक्टर थे जिनके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब आज पढ़ेंगे हम डाइपोल मोमेंट, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट से क्या चीजें होगी, है ना। मतलब ये डाइपोल मोमेंट क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है, पॉइंट चार्ज क्यों कैलकुलेट किया था पिछली क्लास में, पॉइंट चार्ज और डाइपोल में क्या अंतर है ना। और इस डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? डाइपोल के बारे में, कि व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। द्वि मतलब कितना होता है? दो। डाई मतलब कितना होता है? दो। और साथ में क्या लगा है? ध्रुव या पोल। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसके पास क्या होते हैं? दो ध्रुव, दो पोल होते हैं, उसको बोला जाएगा डाइपोल। बट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, किसको डिस्कस कर रहे हैं? पहली क्लास से चार्ज पढ़ा जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, आवेश के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो वो पोल की जगह कौन आएगा? आवेश आएंगे, है ना। तो दो आवेशों का निकाय क्या बनाएगा? डाइपोल बनाएगा। बट रिमेंबर दैट, है ना, ध्यान रखने वाली चीज भी होती है। आपने बोल तो दिया दो आवेश, पर कैसे दो आवेश? तो समझिएगा ध्यान से, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दो समान परिमाण वाले, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के आवेश। कौन बनाता है डाइपोल? तो डाइपोल बनाते हैं दो समान परिमाण वाले तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, है ना। क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, ये कहानी है क्या? डाइपोल की। अगर आपके पास ऐसे दो आवेश है जिनके परिमाण कैसे हो? बराबर हो, पर दोनों की प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो, तो वो क्या बना देंगे? एक द्विध्रुव बना देंगे, है ना। समझते हैं उसको। यहां पर लेट कि आपके पास आवेश है क्या? क्यू क्यू। क्यू 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 लिख रहा हूं क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है। परिमाण मतलब वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। लाइक अगर ये 10 माइक्रोकुलाम का है तो ये भी 10 माइक्रोकुलाम का होगा। अगर ये 2 माइक्रोकुलाम का है तो दूसरा चार्ज भी 2 माइक्रोकुलाम का ही होगा। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। किंतु क्या बोला है उसने? विपरीत प्रकृति होनी चाहिए, अपोजिट नेचर। तो एक को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं और एक को नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूं। एक को पॉजिटिव, एक को क्या कंसीडर कर लिया? नेगेटिव। मींस ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण वाले तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कहां रखे जाते हैं? अल्प दूरी पर। रिमेंबर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा इतने ज्यादा डिस्टेंस पर। कैसी डिस्टेंस चाहिए? शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। अल्प दूरी पर रखे गए दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर वाले, कहां रखे हैं? अल्प दूरी पर। लेट वो डिस्टेंस कितनी है? एल है। एल दूरी पर क्या किया हमने? उनको रख दिया है। क्या बन गया? डाइपोल बन गया। डन। डाइपोल तो समझ गए। अब इसके साथ वर्ड लगा है क्या? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस मोमेंट की मीनिंग क्या है? इस आघूर्ण की मीनिंग क्या है?
तो वैसे तो मोमेंट वर्ड यूज किया जाता है, आघूर्ण वर्ड यूज किया जाता है जब कोई बॉडी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो करना क्या है आपको, जब आप इसको स्टडी करोगे तो इसमें भी देखो एक्सिस आता है, डायपोल का एक्सिस होता है, अक्ष होता है, उस अक्ष पर किसी बिंदु को लिया जाएगा। कौन सा बिंदु, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, प्रेक्षण बिंदु, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे, सेम वही है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इसके एक्सिस पर लिया जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा। ओके, तो रोटेट करने पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी। तो सेम वो रोटेशन के लिए आघूर्ण यूज किया है। अब ओवरऑल दोनों को मर्ज करके मैं बोलूं तो क्या पता चलता है, डायपोल मोमेंट से, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या पता चलता है, उस द्विध्रुव की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी प्रबलता के साथ कार्य कर रहा है, इसका पता चलता है उसके डायपोल मोमेंट से। आई क्या बात समझ में? आसान से शब्दों में बोलता हूं, द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव की प्रबलता, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब स्ट्रेंथ तो बता रहा है, बट हाउ, कैसे? तो उसके लिए आता है क्या, एक फॉर्मूला। क्या आता है, एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के लिए लिखने पड़ेगी आपको एक छोटी सी लाइन। क्या होता है फॉर्मूला, कैसे बनता है, देखिए जरा ध्यान से। लाइन क्या है उसके लिए, कि डायपोल मोमेंट जिसको किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से दर्शाया जाता है, या आप पी भी लिख सकते हैं। फिजिक्स में उसके लिए कैपिटल पी यूज किया जाता है, और अदर जगह और कहीं जाए तो फिर म्यू लग जाता है। चलिए फिलहाल पी यूज करेंगे हम, म्यू भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या होगा उसके लिए एक लाइन, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में क्या बोलेंगे, किसका किसका गुणनफल है, एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का गुणनफल। सिंपल, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। क्या लेना है आपको, लेट की डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल पी इक्वल टू क्या होगा, तो यहां लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी एक आवेश, क्योंकि देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे है, बराबर है, पढ़ चुके हैं ना, समान परिमाण होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, मतलब दोनों में से कोई भी लो वैल्यू तो वही मिलने वाली है। तो एक चार्ज ले लिया मैंने, क्या, Q मैग्नीट्यूड, Q क्या था, चार्ज का मैग्नीट्यूड था। नेचर का टेंशन नहीं लेना है आपको, क्यों, क्योंकि नेचर में तो दोनों अवेलेबल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो यहाँ कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, साइन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू, प्रोडक्ट बोला है ना, गुना, गुणनफल किसका, एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, उन दोनों के बीच कितनी दूरी है, L, तो इनटू क्या आ जाएगा, L, और इस तरीके से क्या बन जाएगा आपके पास, डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला बन जाएगा। जी हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, एक चार्ज और उनके बीच की दूरी। यहां तक सारी बातें सिंपल है। अब याद क्या रखना है आपको, एक चीज एक्स्ट्रा, कि ये जो डायपोल मोमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है ना, चार्ज किसी एक तरफ जाते हैं, किस तरफ जाते हैं, तो वही होगी क्या, डायरेक्शन, किसकी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मींस डायपोल मोमेंट क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है।
क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। और इस डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। क्या होगी? डायरेक्शन, दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। हाँ, हालांकि दो कंडीशन में अलग अलग डायरेक्शन आती है। कौन सी दो कंडीशन में? एक एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक इक्वेटोरियल कंडीशन में, जिसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, दोनों में डायरेक्शन चेंज होती है। बट जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आप किस पे कैलकुलेट करोगे? एक्सिस वाले पर। तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्या बोलूंगा मैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। किसमें? अक्षीय स्थिति में। इक्वेटोरियल में जाओगे तो उलट जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू किसके ऊपर? डायपोल मोमेंट के ऊपर। क्या देखा हमने? उसकी डेफिनेशन क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, इस द्विध्रुव की शक्ति को बताएगा, कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है। कैसे निकालेंगे? तो P इक्वल टू क्यू इंटू एल, और P क्या हो गया है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, वो पूरा सिस्टम किसी एक डायरेक्शन में चलने लगेगा, है ना। सो डायरेक्शन है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हो गया, यूनिट और डायमेंशन क्या है। सो फॉर्मूला क्या देखा हमने कि P वेक्टर इक्वल टू क्या आया, एक चार्ज इनटू लेंथ। ये रहा फॉर्मूला उसका। जी हाँ, इसी के अकॉर्डिंग क्या बनानी है हमको, यूनिट और डायमेंशंस। तो सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट क्या लिख देते हैं, एसआई यूनिट। बोलिए, चार्ज के लिए क्या आता है, कूलाम, और लेंथ के लिए क्या आता है, मीटर। तो क्या बन गई एसआई यूनिट, कूलाम इनटू मीटर। क्या बन गई, कूलाम इनटू मीटर। अगर आप सीजीएस यूनिट बोलोगे तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम की जगह क्या आ जाएगा, ईएसयू आ जाएगा, या स्टेट कूलाम आ जाएगा, इनटू मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। हाँ, ऐसा यूनिट निकाली, कूलाम होता है तो कूलाम की जगह स्टेट कूलाम आ गया, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं, फिर उसकी एक और यूनिट होती है जिसका नाम क्या है, डी बाई। आपने पढ़ा होगा डी बाई किसके लिए यूज किया जाता है, डायपोल मोमेंट बताने के लिए, खास करके केमिस्ट्री में यूज होता है ना डी बाई। तो उसको भी लिखेंगे, बट पहले डायमेंशंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डायमेंशंस देख लेते हैं, जिनको बोलते हैं क्या, विमाएं या विमी सूत्र। विमाएं या विमी सूत्र क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज के लिए हमने निकाला था, क्या आता है, a इंटू टी इंटू लेंथ। लंबाई के लिए क्या आएगा, l आएगा। ओवरऑल दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा, यहां से m नहीं है तो m जीरो कर दो, l एक बार है, t एक बार है, और a एक बार है। तो क्या बन जाएगा, एल टी ए, या m0 LTA। ये बन गई क्या, उसकी विमाएं। जी हाँ, बहुत आसान था यहां तक। अब इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट मतलब व्यवहारिक रूप से क्या यूज की जाती है, डीबाई यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, डीबाई यूज की जाती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीबाई किसकी यूनिट है, पूछा जाता है। डीबाई किसकी यूनिट है, डाइपोल मोमेंट की, है ना। P फॉर क्या लिख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण की ही इकाई है क्या, डीबाई। इसकी वैल्यू भी होती है, इसका मान भी होता है। कितना होता है मान, एनी। जी हाँ, प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो गई, डी बाई। डी बाई की वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, तो देखिए जरा, डी बाई, एक डी बाई जो होता है, डी इक्वल टू, डी फॉर डी बाई है ना, 1D इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 टू दावर -30 कुलाम इंटू मीटर।
कूलाम इनटू मीटर। जी हाँ, इसको आप ऐसा यूनिट तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी क्या बोल रहे हैं हम, व्यवहारिक इकाई है, प्रैक्टिकल यूनिट है। डी बाई 1 इक्वल टू कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। जी हाँ, आसान से शब्दों में आपके सामने। तो क्या देखा हमने, ऐसा यूनिट कूलाम मीटर, सीजीएस स्टैट कूलाम सेंटीमीटर। एक और यूनिट होती है व्यवहारिक इकाई डी बाई में 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर होते हैं। डायमेंशन भी निकाल चुके हैं। अब देखते हैं इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके क्या फॉर्मूले है। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इस द्विध्रुव के कारण जो बना है विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, जैसे पॉइंट चार्ज क्या था, एक आवेश हो सकता था या पूरा निकाय जिस पर बहुत सारे आवेश है उनको इकट्ठा करके एक रूप में माना जाए तो क्या था, वो पॉइंट चार्ज था, एक आवेश। डायपोल में क्या हो रहा है, दो आवेश हो रहे हैं, विपरीत प्रकृति के हो रहे हैं, दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं और कुछ दूरी पर भी है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बदलेगी वो क्या होगी। तो इसमें आपको दो कंडीशन पढ़नी होती है, एक होती है एक्सियल और दूसरी होती है क्या, इक्वेटोरियल, है ना। इसको बोलते हैं क्या, निरक्षीय, और इसको बोला जाता है अक्षीय। एक निरक्षीय स्थिति है और एक अक्षीय स्थिति है, दोनों स्थिति में इसके फॉर्मूले होते हैं। देखिए डेरिवेशन करने का समय आपके पास नहीं होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, एक्सियल या अक्षीय के केस में E इक्वल टू 1/4πε0, ऊपर क्या होता है Q/r²। जनरल फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये था, नॉर्मल बात कर रहा हूं, पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी थी जिसमें Q और R आता था। बस उस Q R को आपको मैनेज करके किसके फॉर्म में लेकर आना है, डायपोल के फॉर्म में लेकर आना है। तो क्या करेंगे हम, यहां डायपोल लेकर आएंगे P और नीचे उस केस में क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमेंशन मेंटेन करना जरूरी है। आप समझिए, अगर मैं लिख रहा हूं P इक्वल टू Q इंटू क्या हो रहा है, R हो रहा है, जस्ट फॉर टाइम L को कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं, तो यहां से Q इक्वल टू क्या होगा, P/R होगा। बस इस Q को उठाकर आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो ऊपर P आ जाएगा और नीचे एक R बढ़ जाएगा। जी हाँ, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में, अगर आपको शॉर्ट में डेरिवेट करना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं। डन, ओके। क्या सेम फॉर्मूला यहां पर भी आएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 P/R³। पर आप जानते हैं दोनों केस में सेम तो नहीं हो सकता फॉर्मूला, वो इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, अक्षीय और निरक्षीय, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। क्या कि यहां पर जो डायपोल आ रहा है वो 2 टाइम्स होता है और यहां पर सिंगल होता है। मतलब मैंने दो केस निकाले, एक एक्सिस वाला और दूसरा इक्वेटोरियल वाला, दोनों के फॉर्मूले में किसको लेकर आए, डायपोल मोमेंट को। अब होता क्या है कि जब इस पर क्वेश्चन बनाएगा या न्यूमेरिकल्स बनाएगा तो कहानी साफ है, अगर आपको डायरेक्ट P दिया है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, अदरवाइज P नहीं दिया है तो पहले इस फॉर्मूले को लगाइए, P इक्वल टू Q इंटू L, इससे क्या निकालिए, P निकालिए और फिर उसको प्लेस कीजिए कहां पर, यहां पर। डन। अब क्वेश्चन की बात की है तो एक फेवरेट क्वेश्चन इस टॉपिक का जो इस पर बहुत बार बना है, कौन सा है, पूछता है कि एक्सियल में जो इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल की कितनी गुनी होती है।
एक्सियल में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना गुना होती है। सो आप सिंपल बोल सकते हैं, ज्यादा कौन है एक्सियल, कम कौन है इक्वेटोरियल। ज्यादा कौन है एक्सियल, कितना है 2 टाइम्स। तो सिंपल यहीं पर आप वैल्यू रख दीजिए। अगर इसमें से मैं 2 बाहर निकालूं, इसमें से मैं 2 बाहर निकालूं तो एक्सियल इक्वल टू क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या p अपॉन कितना हो जाएगा r क्यूब। क्या निकाल लिया मैंने इसमें से बाहर, मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया है 2 को। ऐसे किसको बाहर निकाल लिया है 2 को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी EA इक्वल टू 2 इंटू ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, आसान है ना। तो निरक्षीय स्थिति में जो E आता है इसका दुगना होता है अक्षीय स्थिति, डबल टाइम्स होती है। एक्सियल में इंटेंसिटी डबल होती है, किसके रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में। क्लियर क्या। अब ये जो 2 फॉर्मूले बने हैं और 2 फॉर्मूले के साथ केस भी है एक, कौन सा केस है डायरेक्शन वाला जो पहले डिस्कस कर रहे थे। एक बार फिर सुन लीजिए, अक्षीय स्थिति कौन सी होती है, निरक्षीय कौन सी होती है। वापस चलते हैं डायग्राम पे। ये देखिए ये डायपोल की लाइन है ना, लेंथ। तो जो लेंथ पर आ रहा है, दोनों चार्ज की लेंथ पर आ रहा है, इसको बोला जाता है क्या एक्सियल पोजीशन। कौन सी एक्सियल पोजीशन। और जो उस लेंथ के ऊपर आ जाता है वर्टिकल, इसको बोला जाता है क्या इक्वेटोरियल पोजीशन। जी हाँ, 2 प्रकार की स्थिति होती है, इसको बोला जाता है निरक्षीय स्थिति, और अगर वो उस डायपोल के अक्ष पर आ रहा है तो उसको बोला जाएगा क्या अक्षीय स्थिति। जी हाँ, निरक्षीय और अक्षीय स्थिति, इसी की बात हो रही। तो आपको समझाया था अक्षीय स्थिति में डायरेक्शन कहां से कहां जाती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। जी हाँ, प्लस से कहां होगी माइनस की तरफ होगी। यहां डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी धनावेश से ऋणावेश की तरफ, जबकि इक्वेटोरियल में डायरेक्शन पलट जाती है, माइनस से कहां होगी प्लस की तरफ होगी। जी हाँ, बस एक्सियल और इक्वेटोरियल में आपको इतनी ही बातें याद रखनी है। क्या कि P 2 टाइम्स आता है एक्सियल में, यहाँ पर सिंगल टाइम्स। डबल होता है एक्सियल किसका इक्वेटोरियल का। अक्षीय स्थिति है तो डायपोल की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, निरक्षीय इक्वेटोरियल है तो माइनस से प्लस की तरफ। बस डायपोल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के यही फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्या, जो बहुत अटकाती है न्यूमेरिकल्स को। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस फॉर्मूले में समस्या आती है। कैसे समस्या आती है, लेट समझते हैं इसको एक स्लाइड पर। लेट की डायपोल रखा है मेरे पास इस तरीके से, दिस वन इज द डायपोल। ओके, इसमें ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है L। बन गया डायपोल, डन। अब इस डायपोल के एक्सिस पर बोले या इक्वेटोरियल पोजीशन पर बोले, एक पॉइंट ले लेते हैं लेट कि वो कहां आ रहा है, लेट कि वो उसके एक्सिस पर ही आ रहा है, और उस एक्सिस में कुछ डिस्टेंस पर ले लेते हैं उसको। यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आपको क्या बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यहाँ कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति लग जाएगी। ओके, अक्षीय स्थिति में लगा दूंगा। वो बोलेगा क्या डायपोल से, रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं, आपको चेक करना है कि वो जो आर है, चलिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं एक बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा P, एक्सियल है तो 2P अपॉन R क्यूब। डन, ये तो पूरा ठीक है, कांस्टेंट होता है। P की वैल्यू आप निकाल लोगे, एक चार्ज और उसकी लेंथ से P निकल जाएगा। अदरवाइज P डायरेक्ट भी गिवन होता है, क्या
P डायरेक्ट भी गिवन होता है या आप निकाल सकते हैं एक चार्ज और लेंथ से मल्टीप्लाई करके। बट व्हाट अबाउट R? जी हाँ, व्हाट अबाउट R? R बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके न्यूमेरिकल को खराब करता है, बिगाड़ता है। कैसे? तो जनरली बोलता है कि डाइपोल से, उसने लास्ट लाइन में लिखा द्विध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहां पूछ रहा है? ई आपसे, ई पूछा जा रहा है द्विध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि डाइपोल से 20 सेंटीमीटर, आप यहां से चलिए, डाइपोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसने ये नहीं बताया डाइपोल कितना बड़ा है, वो तो ऊपर मेंशन है, सेंटर से नहीं ले रहा है। कहां से? डाइपोल से। तो ये जो आर होता है, जिसको स्मॉल आर बोल रहे, कहां से डिस्टेंस होती है? डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस होती है। किसकी? उस बिंदु की। जैसे आपको याद होगा प्रीवियस क्लास से यही बोलते आए हैं और आगे भी यही चलता रहेगा। क्या? कि जो डाइपोल, डाइपोल हो या कोई कंडक्टर हो, हमेशा डिस्टेंस कहां से होती है? उसके सेंटर से होती है। तो डाइपोल का सेंटर होगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी? आर। तो क्या आप r की जगह 20 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उस केस में आपको डाइपोल की लेंथ क्या करनी पड़ेगी? हाफ करनी पड़ेगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है r, आप इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो r के बारे में सुनिए। r क्या है? उस डाइपोल के केंद्र से लेकर उस बिंदु की दूरी है। कहां से? केंद्र से उस बिंदु की दूरी, डाइपोल के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से, है ना। आई होप आप याद रखोगे, और अगर आपने याद रखा तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये तो आसान था। अब डाइपोल से जुड़ी कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट चीजें जो काम की है या जिनको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट वन इज टॉर्क। देखिए, अगर आप डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को प्लेस्ड कर दिया जाता है, तो उसके रोटेशन में या उसको उठाने में, इधर उधर करने में कोई वर्क नहीं होगा। देयर इज नो वर्क डन। कब? जब उसको यूनिफॉर्म में रखोगे। ओके क्या? बट केस है कि वेरिएबल हुआ तो फिर क्या? उसके लिए फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, जिसमें पहली है टॉर्क। टॉर्क को बोला जाता है बल आघूर्ण। क्या बोला जाता है इसको? बल आघूर्ण। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? बल आघूर्ण की। अब कैसे आएगा टॉर्क? तो आप जानते हैं टॉर्क कब आता है? जब किसी बॉडी को क्या किया जाता है? ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट मतलब रोटेट किया जाता है या फिर किसी एक साइड से उठाया जाता है। लेट, ज्यादातर लेंथ वाली चीजों में टॉर्क आता है, लाइक रॉड, है ना। तो अभी जो हमारे पास डाइपोल है, लेट कि मैं क्या बना रहा हूं? एक डाइपोल बना रहा हूं। दिस इज द डाइपोल, है ना। मान लीजिए डाइपोल है, यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर क्या है? माइनस चार्ज है। इसको कहां रख दिया जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया जाता है? प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में? इसको उठाएंगे हम थोड़ा सा ऊपर, है ना। एक कॉर्नर पकड़कर इसको क्या कीजिए? आप घुमाने की कोशिश कीजिए। डाइपोल को रोटेट कर रहे हम। प्रोसेस क्या है? डाइपोल को घुमाया जा रहा है, द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है। ओके, सो लेट्स रोटेट दिस। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो, किस केस में पहुंच जाएगा? ये ऐसे पहुंच जाएगा यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच जाएगा। ये वाला प्लस और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सिंपल तीन चीजें आपको बतानी है: टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। बल आघूर्ण, कार्य और स्थितिज ऊर्जा। कब? जब इस डाइपोल को घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। जी हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं? जब डाइपोल को घुमाया जाता है या रोटेट किया जाता है, उस केस को कंसीडर करते हुए आपको तीन फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सो लेट
कि इसको क्या कर रहे थे, हम रोटेट कर रहे थे। कितना रोटेट किया, तो मैं बोल दूंगा मैंने थीटा डिग्री घुमाया। कितना, थीटा डिग्री घुमाया, तो थीटा क्या हो गया, उस डायपोल का रोटेशन हो गया। या आप उसको एक और चीज के नाम से बोल सकते हैं, मान लीजिए आपने डायपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था। किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था। तो ये जो रेड वाली है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और आप जानते हैं क्या कि डायपोल की खुद की एक डायरेक्शन होती है ना, डायपोल की खुद की एक डायरेक्शन होती है जिसको बोला जाता है क्या, डायपोल मोमेंट। तो कितने डिग्री घुमाया, या दोनों के एंगल, दोनों के बीच में किसके किसके, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण। समझ में आया क्या, पहले मैंने उसको ई की डायरेक्शन में रख दिया, अब उस डायरेक्शन से उसको रोटेट किया जा रहा है। पहले पैरेलल रख दिया, अभी रोटेट कर रहा हूं मैं, तो रोटेट करने पर कुछ तो एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या मान लेता हूं मैं, थीटा मान लेता हूं। और फिर पढ़ते हैं क्या होगा फॉर्मूला। सो सिंपल, इसमें जो फॉर्मूला आता है फॉर्मेशन होके टाउ इक्वल टू क्या आता है, पी ई साइन थीटा। जी हाँ, ये फॉर्मूला बनता है पी ई साइन थीटा, जहां P क्या है आप जानते हैं, जहां P क्या है, P इज द डायपोल मोमेंट, E क्या है, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ओके। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। जी हाँ, एक विद्युत क्षेत्र है और एक द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब आप जानते हैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डेफिनेटली वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं सदिश वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी, रुकिए जरा सा देखेंगे क्वांटिटी कैसी होगी। वैसे तो टाउ के बारे में आप जानते हैं पहले से, बट फिर भी साइन थीटा को हटाने पर बीच में क्या लग जाता है, क्रॉस, है ना। देखिए साइन थीटा हटता है तो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और कॉस थीटा हटाते हैं तो बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस किसका, P का और E का। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो सामने वाली क्वांटिटी भी वेक्टर होती है। दो सदिशों का सदिश गुणा हमेशा कैसी राशि होती है, सदिश राशि ही होती है। तो ओवरऑल आपके पास फॉर्मूले आ गए है ना, एक फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में थीटा मेंशन है तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डन। अब होता क्या है, जैसे ही आप इस टॉपिक में आगे बढ़ोगे आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। वो आपको इंटेंसिटी दे देगा, आपको डायपोल मोमेंट दे देगा, एंगल दे देगा और टाउ पूछेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। कई बार क्या होता है, वो इतना पूछ लेता है, बताइए इसको कितने डिग्री रोटेट किया जाए कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, कितने डिग्री रोटेट किया जाए कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, मतलब टाउ मैक्स वाला आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हर एक एंगल पर ना सॉल्व करके आप क्या करोगे, इसकी तीन पोजीशन ले लोगे। कौन सी तीन पोजीशन ले लोगे, लाइक क्या, तीन पोजीशन में मैं बोल रहा हूं थीटा इक्वल टू एक बार 0 लेते हैं, एक बार थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेकर देखते हैं, और एक बार थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं। अगर आपने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया तो इसको बोलते हैं क्या, समांतर। क्या बोला जाता है, समांतर पैरेलल। कि विद्युत क्षेत्र और डायपोल दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, है ना, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल। 90 डिग्री मतलब कैसा, लंबवत। दोनों कैसे है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर है। जी हाँ,
एंड थोड़ा सा किसका भी इधर परपेंडिकुलर है, और 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कैसे है? एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर है। एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर है। प्रति समांतर आप जानते होंगे, एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जाएगा, विपरीत दिशा जिसको बोला जाता है। कैसे है दोनों? विपरीत दिशा में है। और इसको क्या बोलेंगे? समांतर मतलब कैसी दिशा में है? समान दिशा में है। समान दिशा में। तो एक समान दिशा में, एक विपरीत दिशा में, और एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? टाउ इक्वल टू पीई क्या रखना पड़ेगा यहां पर? साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ओके, चलिए एक एंगल पे तो 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो यहां पर टाउ इक्वल टू पीई, साइन कितना रखेंगे आप? 90 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे? 90 डिग्री। जैसे ही आपने साइन 90 रखा, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो PE इंटू 1 इज टाउ इक्वल टू PE। ओके, नाउ नेक्स्ट कितना रखना है आपको? साइन थीटा की जगह 180 रखना है। साइन 180 रख दीजिए। जैसे ही आप साइन 180 रखते हो, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? ऑल्सो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो अगेन टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ओवरऑल ध्यान से देखिए आप कि अगर मैंने 0 मतलब उसको घुमाया ही नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, कोई टॉर्क नहीं। जैसे ही 90 डिग्री घुमाता हूं, टॉर्क आता है कितना? PE। और फिर जैसे ही मैं उसको 180 करता हूं, टॉर्क क्या हो जाता है? अगेन 0 हो जाता है। मतलब ध्यान से समझिएगा कि जैसे जैसे लेट ये क्या है आपके पास, ऐसे रखता हूं, लेट ये क्या है आपके पास? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये है डायपोल पेन। तो इसको जैसे जैसे उठाया जाएगा, देखिए इस स्टेट में है पैरेलल, समान दिशा है, तो टॉर्क 0, मतलब आपने उठाया नहीं, टॉर्क 0 है। अब जैसे जैसे उसको उठाते जाओगे, जैसे ही आप 90 डिग्री पर पहुंचोगे, टॉर्क कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। और फिर जैसे आप 90 से आगे जाने लगोगे, कम होता जाएगा, और जब ये पलट जाएगा वापस से, टॉर्क कैसा हो जाएगा? 0। मतलब मैक्सिमम कहां मिल रहा है? टॉर्क मैक्सिमम, अधिकतम कहां मिल रहा है? 90 डिग्री पर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या आंसर बताया जाता है कि आप 90 डिग्री पर कैलकुलेट करोगे तो टॉर्क कैसा मिल जाएगा? मैक्सिमम। अदरवाइज 0 पर भी 0 आ रहा है और 180 डिग्री पर भी 0 आ रहा है। अब इसको प्रैक्टिकल सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो जितना ऊपर उठाओगे उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? ऐंठन आएगी, ट्विस्ट आएगा, है ना? उसमें क्या पड़ेगा? उतना ही ज्यादा उस बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, टॉर्क बनेगा, है ना? स्ट्रेस लगेगा, ये सारी चीजों से टॉर्क निकलेगा। तो 90 पर मैक्सिमम, उसके बाद फिर और कम, और लास्ट में 0। स्टार्ट में 0, 90 पर मैक्सिमम। इस तरीके से टॉर्क की कहानी होगी खत्म। डन। नेक्स्ट दूसरी क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, एंड सेकंड वन इज वर्क डन। वर्क डन मतलब कि उस द्विध्रुव को घुमाने में क्या करना पड़ेगा आपको? कार्य करना पड़ेगा, किया गया कार्य। जी हाँ, क्या बोलते हैं इसको? किया गया कार्य, वर्क डन। इसका भी फॉर्मूला सेम वही केस है। क्या करना है? एक डाइपोल है जिसको आपने यहां रखा था, है ना? ये किसकी डायरेक्शन थी? ई की डायरेक्शन। फिर आपने क्या कर दिया? इसको
रोटेट कर दिया है, रोटेट कर दिया है तो फिर घुमाने में क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क करना पड़ेगा। जी हाँ, थीटा घुमाने में वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क की बात हो रही है। क्या आएगा, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, ये होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब संतुलित अवस्था किसको बोलते हैं, जब तक उसको हटाया नहीं जाए, छेड़ा ना जाए, मतलब इस केस में वो बैलेंस्ड रहता है, संतुलित। बट जैसे ही आप उसको घुमाओगे वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा घुमाने में। अगर मैं आपको फिजिकली बोलूं कि आप बताइए यहां पर है तो कोई काम नहीं, बट मैंने थोड़ा घुमाया, थोड़ा काम हुआ, और घुमाया और काम, और घुमाया और काम, जितना ज्यादा मैं इसको घुमाते जाऊंगा उतना ज्यादा वर्क होता जाएगा। जी हाँ, जितना ज्यादा रोटेट करेंगे उतना ही ज्यादा वर्क होगा। तो मैं क्या करूं, फिर से तीन कंडीशन या तीन एंगल मान लेता हूं। कौन कौन से तीन एंगल, फर्स्ट वन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और तीसरा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हैं समान दिशा या पैरेलल, परपेंडिकुलर लंबवत, या इसको बोलते हैं विपरीत दिशा, या फिर एंटी पैरेलल। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखते हैं। सो W इक्वल टू पीई, W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस कितना, 0 डिग्री, 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताएं, 1 माइनस 1, है ना। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, उसको रखा तो एक में से एक गया 0, मतलब W इक्वल टू 0। और आप जानते हैं जब तक उसको उठाया नहीं जाएगा, घुमाया नहीं जाएगा, कोई एंगल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो वर्क भी नहीं होगा, इसलिए वर्क डन कितना आया, 0 आया। लेट 90 के केस में देखते हैं 90 के केस में क्या हो रहा है, और फिर फाइंड आउट करते हैं 90 के केस में, है ना। सो फिर से फॉर्मूला लिखूंगा मैं, W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस कितना, 90 डिग्री, 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीई इंटू 1, और पीई इंटू 1 कितना हो गया, जस्ट पीई। यहां कोई वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ घुमाया जा रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, कितना हो रहा है अभी नहीं पता, बट हो रहा है। नेक्स्ट किसकी बारी है, 180 वाले की बारी है। सो लेट्स सी 180 के केस में क्या होता है, देखते हैं। फिर से क्या कर दूंगा मैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, पीई 1 माइनस कॉस कितना, 180। अब थोड़ा संभल के, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। जी हाँ, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 1 होता है। अगर मैंने -1 यहां रखा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पीई 1 प्लस कॉस तो गया, वैल्यू ही तो रखना है उसकी, है ना। या आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं वैल्यू रख देता हूं एक बार, -1, है ना, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट केस में क्या होगा, -1 माइनस प्लस हो जाएंगे, पीई 1 प्लस 1 बोले तो 2, और W इक्वल टू 2PE कितना हो गया, 2PE हो गया। मीन्स ध्यान से समझिए, यहां पर 0 हो रहा था जबकि घुमाया नहीं गया था, 90 डिग्री घुमाया तो PE, और 180 घुमाया तो 2PE। अब जरा तीनों में कंपेयर करके बताइए मैक्सिमम वैल्यू कहां है, यहां पर है, इसीलिए 180 डिग्री घुमाने में मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। जी हाँ, 180 डिग्री घुमाने में मैक्सिमम। अब आप इसको फिजिकली बता सकते थे, क्यों इतना कैलकुलेट करना, आपको पता है जितना ज्यादा रोटेट होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। बस 100% रोटेट मत कर देना, आपने पूरा घुमा दिया उसको, मतलब 180 छोड़ के आप 360 आ गए हो, एक सर्कल घुमा दिया पूरा,
360 नहीं, 360 पे अगेन आपको 0 मिल जाएगा। ओके, तो कितना घुमाना है, मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में 180 तक। 180 पर वर्क डन कैसा रहेगा, मैक्सिमम वर्क डन रहेगा। जी हाँ, अधिकतम कार्य रहेगा। डन। इसके बाद नेक्स्ट अगले पर चलते हैं, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तीसरा पॉइंट कि जब आप उस डायपोल को क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो रोटेट करने पर उसमें क्या हो जाएगा, एक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होगी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कितनी होगी, ये डायपोल की डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, दोनों के बीच में थीटा एंगल। फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी है पीई, ना लिख के आप अभी इसको यू लिखो, है ना, बिकॉज इधर भी पी आएगा इधर भी पी आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा। क्या आ गई, माइनस पीई कॉस थीटा। इसमें भी 3 केस कंसीडर कर लेते हैं फटाफट से। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा फास्ट बिकॉज तीसरी बार कर रहे कैलकुलेशन, है ना। सो u इक्वल टू माइनस पीई, आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो u इक्वल टू माइनस का पीई, है ना। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, u इक्वल टू माइनस पीई, कॉस कितना रखना है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखना है यहाँ पर, u इक्वल टू माइनस पीई, कितना रख देंगे, कॉस 180 डिग्री। जब cos 180 डिग्री रखोगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू फिर से आपको पता चलेगा कितनी होती है, -1 होती है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का पीई आ जाएगा। जी हाँ, अब जरा तीनों को कंपेयर कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां हुई, 90 डिग्री पर। रिमेंबर 0 कहां हो रही है, 90 डिग्री पर। 0 डिग्री पर कितनी है, माइनस पी, मतलब नेगेटिव हो रही है। 0 कहां है, 90 डिग्री पर। और जब आप 180 पर जाते हो अगेन आपको मैक्सिमम कहां मिल जाएगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान मिल जाएगा 180 डिग्री पर। जी हाँ, तो ये कहानी थी डायपोल की, जिसमें डेफिनेशन से लेकर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, कौन से केस में, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, उसके बाद 3 फिजिकल क्वांटिटी, क्या उस डायपोल को घुमाने पर जो टॉर्क बनेगा वो, टॉर्क के बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसको घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये सारे कैलकुलेशन हमने किए। खास करके लास्ट 3 कंडीशन, टॉर्क, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में आप एंगल के साथ थोड़ी सी चीजें याद रखें। एक तो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं बट कभी कभी सोचा हुआ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसको फॉर्मूले की जरूरत होती है। डन। तो आप याद रखेंगे किस केस में मैक्सिमम हो रहा है, किस केस में मिनिमम हो रहा है, ये सारी बातें याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये था ओवरऑल समरी अबाउट क्या, डायपोल, है ना। डायपोल मोमेंट, डायपोल मतलब एक सिस्टम, निकाय है और उसकी स्ट्रेंथ के साथ उसको बताया जाए तो क्या हो जाएगा, वही डायपोल मोमेंट हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। अब जो डायपोल का एक और फॉर्मूला आता है वो पोटेंशियल वाले चैप्टर में आएगा, वहां फिर डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना भी था डायपोल में आपको सारा बता दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट डी बाई होती है, याद रखिए, है ना, डी बाई होती है। कूलाम मीटर क्या हो जाएगा, उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। एक बार आप इस पूरे पर क्या करोगे, वर्क करोगे और आपको ये चीजें आसान लगने लगेगी, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज नहीं भूलिएगा, कौन सी,
आर क्या है, स्मॉल आर क्या है। जब आप इंटेंसिटी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो एक चीज नहीं भूलना है आपको, और वो कौन सी है, आर, स्मॉल आर। याद रखिएगा, डायपोल के केंद्र से दूरी होती है, उस बिंदु की दूरी तो है, पर कहां से, द्विध्रुव के केंद्र से। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज की जो क्लास थी वो पूरी डायपोल पर थी, और पूरा डायपोल क्या कर दिया है हमने, पढ़ाकर एंड कर दिया है। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको आसान लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू, ताकि आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनका अप्लाई कहां पर हो रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को लगाया जा रहा है, और वो कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।